तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 2 शाम का वक्त, शमशान घाट। आसमान आज काफी गहरा था। काले बादल हर तरफ छाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी तेज बारिश हो सकती है, मगर ऐसा लगा मानो आज बादल बरसाना ही नहीं चाहते थे। हल्की हवाएं बस मौसम में ठंडक ला रही थीं। वहीं नदी के ठीक सामने घाट पर चिताएं जल रही थीं। जलती हुई लकड़ियों की लपटें इतनी तेज थीं कि अंधेरे में डूबी आंखों में भी रोशनी ला रही थी। वहीं ठीक सामने खड़ा रियांश जल रही लकड़ियों के ढेर को देख रहा था। उसका चेहरा लाल था, बेबसी में वह बस वही खड़ा था। पास में ही उसके आदमी और बाकी सब खड़े थे। उन्हें वहां आए करीब घंटे बीत चुके थे। धीरे धीरे शाम से रात कब बीत गई किसी को आज पता ही नहीं चला। सब वहां बस सर झुकाए खड़े अब रियांश को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। बड़ी हिम्मत कर रियांश का वही गार्ड प्रतीक धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। रियांश के पास पहुंचकर वो कंपते हुए लहजे में बोला, सर अब हमें वापस। उसने इतना ही कहा था कि रियांश सामने सर किए आंखों और चेहरे पर सख्ती लिए बोला, तुम सब जाओ यहाँ से, मैं अभी यही रहूंगा। ये सुनते ही प्रतीक फिर बोला, मगर सर आपका अभी एक्सीडेंट। उसने इतना ही कहा था कि रियांश फिर गुस्से से भरी आवाज में चीखा, मैंने कहा ना जाओ, मैं यही हूँ। ये सुनकर पास में खड़ा अनुज भी थोड़ी हिम्मत बटोर कर बोला, सर आपकी हालत सही नहीं है, प्लीज चलिए। ये सुनकर रियांश ने एक गहरी मगर ठंडी सांस भरी और फिर बस एक शब्द बोला, जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो घाट तक कंप गया। अचानक तेज बिजली आसमान में कड़की। रियांश की आवाज और वह बिजली साथ में और डरावनी लग रही थी। आसपास खड़े आदमियों के पास अब वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब एक एक कर वहां से चले गए। अब बस वहां था तो रियांश को जब महसूस हुआ कि सब वहां से जा चुके हैं, तब वह खुद को संभाल न सका। वह वही जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखें और पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह आसमान की तरफ से ऊपर कर देखता हुआ अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी तेज हवाओं के साथ गूंज रही थी। अचानक रियांश हंसते हुए गुस्से में जोर से चीखा। अचानक बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी और धीरे धीरे बारिश तेज हो चली। चीखते ही उसने अपना सर जमीन पर रख लिया और जमीन पर बैठा। वह जोर जोर से रोने लगा। आज ऐसा नहीं लग रहा था कि केवल वह रो रहा है, मानो उसके साथ ही आज वो बादल भी रो रहे हों। रियांश की आवाज वहीं धीरे धीरे दबने लगी। करीब 15 मिनट तक इसी हालत में रोने के बाद वह धीरे धीरे अपनी जगह से वापस उठ खड़ा हुआ और सामने बची रग को देखते हुए चीखा, वादा करता हूँ मैं अगर उसके कमीने को यही लाकर आपके सामने ना मारा ना तो मेरा नाम भी रियांश मल्होत्रा नहीं। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मुझसे मरने की भीख मांगेगा और फिर भी उसे आसान मौत नहीं मिलेगी। ये कहते हुए अचानक रियांश ने अपने कदम आगे बढ़ने शुरू किए और सीधे उसके सामने गहरी नदी में कूद गया। दूसरी तरफ सूरज की बात सुन रूहानिका की आंखें फैल गईं। वह हल्की घबराहट के साथ हंसते हुए बोली, सूरज तू भी ना सुधरेगा। नहीं चल अब इन बातों को छोड़ और आराम कर। वैसे अगर ये नहीं बताना कि क्यों जा रहा है तो एक लीस्ट ये बता दे कब तक वापस आएगा। ये सुनते ही सूरज हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अगले हफ्ते तुझे अब मैं डायरेक्ट कॉलेज पार्टी में मिलूंगा। ये सुनते ही रूहानिका और हैरानी से बोली, क्या इसका मतलब तू अगले हफ्ते तक वापस आएगा? सूरज सर हिलाकर बोला, हम आ जाऊंगा। वो फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे आ तो मैं 5 दिन बाद ही जाऊंगा, बट तुझसे शाम को कॉलेज में पार्टी मिलूंगा। तभी रूहानिका बोली, क्यों? मतलब अगर तू जल्दी आएगा तो हम सारे दोस्त साथ में ड्रेस सेलेक्ट करने चलते। ये सुनते ही सूरज अचानक बोला, नहीं मैं तुझसे पार्टी वाले दिन ही मिलूंगा। तुझसे एक जरूर बात करनी है। रूहानिका मुंह बनाकर बोली, जरूरी बात कैसी? सूरज फिर बोला, ये एक सीक्रेट और एक सरप्राइज भी है। रूहानिका बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, अरे बता ना, कौन सी बात करनी है तुझे? सूरज हड़बड़ाते हुए बोला, ये सीक्रेट है, उसी दिन बताऊंगा, तू तब तक बस सोच। ये कहते हुए उसने एक हल्की सांस भरी और फिर कहा, चल मैं अब तुझसे बाद में बात करता हूँ, सुबह जल्दी निकलना है, बाय। ये कहते ही उसने आगे बिना रूहानिका की बात सुने फोन रख दिया। वही रूहानिका आंखें छोटी कर चुके फोन को घूरते हुए बोली, ये लड़का भी ना। तभी एक जोरदार बिजली उसके सामने कड़की। रूहानिका इस वक्त अपने कमरे में ठीक खिड़की के सामने थी। बाहर हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं मौसम को गहरा बना रही थी, जिसे देखते हुए रूहानिका भी खोने लगी थी। उसे ये सुकून नहीं, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जो उसे जैसे डरा भी रही थी और तड़पा भी रही थी।
दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, व्योम सीढ़ियों से होता हुआ वापस नीचे आया और वही बज रहे डीजे के शोर की तरफ जाने लगा। वहीं ऊपर बैठा गौरव बस आंखों में हैरानी लिए व्योम की एक एक हरकत को देख रहा था। व्योम को डांस फ्लो की तरफ बढ़ता देख वह खुद से बोला, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है सर उसका पता लगा लेंगे। वही व्योम को डांस फ्लो की तरफ आता देख आसपास की लड़कियां व्योम पर अपनी नजरें गड़ाए उसे आंखें फाड़े निहारने लगी। व्योम वहां मौजूद हर शख्स की नजरों में आ रहा था। लड़कियों की नजरें उसे पाने के लिए थी, वही लड़कों की नजरें जलन में उस पर थी। व्योम को वहां जाता देख एक लड़की उसके पास आती हुई बोली, हेलो हैंडसम। ये सुनते ही व्योम के आगे बढ़ रहे कदम अपनी जगह पर ठहर गए। वह मुड़ा और उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की एक इंडियन थी, बस उसके बाल हल्के सुनहरे थे, आंखें बड़ी और खूबसूरत। वो पीछे शॉर्ट ड्रेस पहने अपने बालों को लहराते हुए व्योम के करीब बढ़ी। उसके पास पहुंचते ही उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, हाय मैं नायशा, यू कैन कॉल मी निया। व्योम भी उसी लहजे में मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, मैं व्योम मल्होत्रा। क्या होगा आगे, क्या ढूंढ निकलेगा वो नील के कातिल को, वही सूरज क्या सरप्राइज देने वाला है रूहानिका को, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, व्योम के दिमाग में क्या करने की सोच रहा है, वो आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 3। ऑस्ट्रेलिया, व्योम ने नायशा उर्फ निया की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाय मैं व्योम मल्होत्रा। तभी नायशा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये सुनते ही व्योम तिरछी मुस्कान के साथ और उसी भारी आवाज में बोला, मैं अभी 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। ये सुनते ही निया बोली, वैसे अगर तुम यहाँ अकेले हो तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनते ही निया ने आंखों में शरारत लिए कहा। व्योम ने आगे कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। निया ने मुस्कुराते हुए उसी लहजे के साथ कहा, चलो आपकी चुप्पी को मैं समझ लेती हूँ। ये कहते ही उसने व्योम का हाथ पकड़ लिया। व्योम ने निया का अगला मूव एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निया झटके से उसका हाथ पकड़ लेगी। निया ने उसे देख उसके करीब आते हुए सामने डांस फ्लोर को देखते हुए कहा, लेट्स एंजॉय। ये कहते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और बिना जरा भी शर्माए उसे डांस फ्लोर की तरफ खींच ले जाने लगी। वही व्योम बस आंखें हैरानी में बड़ी किए उसके पीछे किसी कठपुतली की तरह चल दिया। निया ने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरती हुई उसे डांस फ्लोर की ओर खींचने लगी। व्योम उसके अचानक वाले इस कॉन्फिडेंस से थोड़ा हैरान था, मगर हाथ छुड़ाया भी नहीं। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं, बस एक बेचैनी थी, जैसे वो यहाँ कुछ ढूंढ रहा हो। हल्की हल्की लाइटें बदल रही थी, नीली, पर्पल, फिर गोल्डन, और हर रंग में वो जगह भी अलग लग रही थी। खूबसूरत मगर काफी रंगीन। आसपास खड़े बाकी लोग उन्हें ही देख रहे थे। वो पीछे मुड़कर व्योम को देखती है, एक शरारती सी मुस्कान, जैसे कह रही हो तैयार हो। व्योम बस उसकी आंखों में टिका रहता है, उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डांस फ्लोर के बीच पहुंचकर निया धीरे से उसका हाथ अपनी कमर पर ले जाकर रख देती है और खुद उसके कंधे पर हाथ रख व्योम की ठंडी आंखों में झांकने लगती है। व्योम की उंगलियां ठंडी थीं, मगर उसकी आवाज गर्म। व्योम निया से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। वही उसे हाथ पीछे लेता देख निया मुस्कुराते हुए बोली, एक बार जो हाथ में थाम लेती हूँ उसे ऐसे ही जाने नहीं देती, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में बसा लेती हूँ। उसकी बात सुन व्योम सर्द आंखों से उसे देखते हुए कुछ कहता, उससे पहले ही वहां तेज आवाज में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। गाने की धुन इतनी तेज थी कि निया को व्योम की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, और इसी चीज का फायदा उठाकर निया ने उसे अपने और करीब खींच लिया। वही अब व्योम ने भी उसे दूर जाने की कोशिश छोड़ दी। वही अब उसे अपनी कमर से हाथ न हटाता देख निया के चेहरे पर की मुस्कान और गहरी हो चली। उसने मुस्कुराते हुए व्योम को देखा, जिसका ध्यान उस पर नहीं, ठीक उसके पीछे था। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर गौरव व्योम और निया की नजदीकियां देख अंदर ही अंदर चिढ़कर बोला, ये लड़की हर किसी को ऐसे ही उठा ले जाती है क्या। वो फिर व्योम की तरफ देखते हुए बोला, और सर ने तो कहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके दिमाग में फिर रियांश की कही उन बातों का ख्याल आया कि व्योम काफी ड्रामेबाज है, काफी नखरे हैं उसके, और साथ साथ काम से और काम की बात से तो वो ऐसे भागता है जैसे पंछी पिंजरे से भाग रहा हो। ये सब रियांश ने मजाकिया लहजे में उसे बताया था, पर अब धीरे धीरे गौरव को भी यही लगने लगा। वो जब से व्योम से मिला था उसे एक सेकंड के लिए भी महसूस नहीं हुआ था कि रियांश ने जिस व्योम के बारे में बताया था वो है, बल्कि उसे तो व्योम की आंखों में एक जुनून और चमक नजर आ रही थी,
सब कुछ पा लेने की जिद नजर आ रही थी, पर अब उसे भी वो सब भ्रम लगने लगा। उसे दूर से व्योम का चेहरा तो ऊपर से नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके सामने व्योम की पीठ थी और व्योम के ठीक सामने निया। वही व्योम आंखें बड़ी किए पीछे देख रहा था, जहां एक आदमी हाथ में सिगरेट की कस भरता किसी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वो आदमी दिखने में काफी हटकर था, मगर उसकी उम्र लगभग 40 की हो गई थी। एक हाथ में सिगरेट पकड़े उसकी कस भरते वो वहीं पास में खड़ी एक लड़की को अपनी बाहों में थामे मुस्कुराता हुआ सामने खड़े एक आदमी से बात कर रहा था। वहीं उसकी बाहों में वो लड़की नशीली आंखों से उसके और करीब जाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना पूरा बदन उसके आदमी से चिपकाया था। दूसरी तरफ वही घाट जहां अभी कुछ देर पहले नील की बॉडी को जलाया गया था, वहां अब तक बारिश रुक चुकी थी, मगर हवाओं की रफ्तार अभी भी बरकरार थी। पानी में लहरें तेज थीं, जो उसे और गहरा दिखा रही थी। आसपास उसके घाट पर अब कोई नहीं था। इतना बड़ा घाट अब शांत पड़ चुका था कि अचानक नदी के पानी में हलचल सी उठने लगी, और तभी उस पानी को चीरते हुए रियांश का आधा शरीर बाहर निकला। उस अंधेरे में, उस ठंडे पानी में, वो चेहरे पर जुनून लिए वो वहीं आगे तैरकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वो नदी के पास में ही बनी सीढ़ियों पर पहुंचा, जो नदी के अंदर जाती। वापस घाट पर पहुंचते ही अब वो बिना मुड़े आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, पर पहले की तरह टूटे हुए होने की वजह से नहीं, बल्कि अब उसकी आंखों में एक पागलपन सा नजर आ रहा था। एक आग सी झलक रही थी, जो शायद आगे बहुत कुछ निगलने वाली थी। वो उस घाट से बाहर निकल गया। वो नंगे पांव बस आगे की तरफ चलने लगा। उसके शरीर पर बंधी पंटियां भीग चुकी थी, पर उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। कुछ ही देर में वो वहां से सड़कों तक पहुंच गया। वहां से निकलते ही उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गई, पर वो खोया हुआ सा सीधा सड़क पर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, किसी के पीछे से झटके से खींचने की वजह से रिया अपना बैलेंस न संभाल पाए और सीधा पीछे खड़े शख्स के सीने से जा टकराए। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर किया, सामने खड़े इंसान का चेहरा देखा, और उस चेहरे को देखते ही उसके मुंह से तुरंत निकला, तुम। वही सामने कोई और नहीं था, वंश, जो आंखों में बेचैनी और गुस्सा लिए रिया के आंसुओं से भरे चेहरे को निहार रहा था। उसकी आंखों की तपिश इतनी तेज थी कि रिया भी अब उसे बर्दाश्त न कर सकी। उसने अपनी नजरें झुका ली। वही उसकी झुकी पलकों को देख वंश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसे देखकर कहा, क्या है ये सब, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनते ही रिया उसे दूर जाने के लिए अपने कंधों से उसके हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कंपती हुई आवाज में बोली, कुछ नहीं हुआ है। वो बस इतना ही कहा था कि वंश ने अब उसके कंधे पर पकड़ और कस दी और दांत भींचे हुए गुस्से में बोला, पागल नजर आ रहा हूँ, जो तुम कह दोगी और मन लूंगा। साफ साफ बताओ, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है और ये आंसू क्या? किसी ने तुम्हें परेशान? उसने इतना ही कहा था कि रिया उसे खुद से दूर धकेलते हुए धीमी आवाज में बोली, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी ये मेरा अपना मामला है, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। क्या होगा आगे और कैसे हुई है रिया की ये हालत? दूसरी तरफ कहा जा रहा है रियांश इस हालात में। दूसरी तरफ कौन था वो आदमी जिस पर व्योम की है नजर? आगे जाने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें, और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।